सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का ओल्ड पेपर है दिसंबर 2014 का। यह वीडियो आपको यूजीसी नेट सलेट पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो यूजीसी नेट या सलेट पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है लगभग एक समान ही होता है। इसलिए कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। CSS का पूर्ण रूप क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट। C है कंपैरेटिव स्टाइल शीट, D है कंप्रेसिव स्टाइल शीट। तो इसका A आंसर सही है। प्रश्न नंबर 2 है मॉक का पूर्ण रूप क्या है? मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसिव शटल्स ओपन लाइन कोर्स या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। डी है माइरिड्स ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो इसका सी आंसर सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। प्रश्न नंबर 3 है दशमलव संख्या 35 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा? यानी इसकी जब आप बाइनरी निकालेंगे तो क्या आएगा? इसमें मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, 100011 इसका आंसर आएगा, यानी कि ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है GIF, JPG, BMP, PNG को फाइल के एक्सटेंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए ये ऑडियो फाइल डाटा का है या इमेज फाइल डाटा है? सी वीडियो फाइल डाटा है या टेक्स्ट? तो यह जो है सभी की सभी इमेज जो होती हैं उनको डाटा है या उनको संग्रह करने का एक एक्सटेंशन होता है। प्रश्न नंबर 5 है प्रतीक AF का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो दोस्तों, जिस प्रकार आपको पता होगा बाइनरी नंबर में सिस्टम जो है उसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। डेसिमल नंबर में जो है 0 से 7, हेक्साडेसिमल नंबर में जो है 0 से 9 तक, उसके बाद ABCDEF का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें जो है आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ए गूगल, बी क्रोम, सी याहू, डी बिंग। तो इसमें जो है गूगल बी सर्च इंजन है, याहू भी और बिंग भी, लेकिन बी जो ऑप्शन है क्रोम एक तरह का आपका सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 7 है निम्न देशों में से कुल CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में सही अनुक्रम की पहचान करें। जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या उत्पन्न होता है देशों में, जिसके औद्योगिक कारण या अनेक कारण हो सकते हैं। ए में दिया USA, चाइना, इंडिया, रूस। बी में दिया है चाइना, USA, इंडिया एंड रूस। सी में दिया है चाइना, USA, रूस, इंडिया। और डी है USA, चाइना, रूस, इंडिया। तो इसका चाइना, USA, इंडिया, रूस आएगा। प्रश्न बी राइट आंसर है। यहाँ पर कुछ सूची दी है। सूची 1 में जो है कुछ डे दिए हैं, उस तरफ तारीख दी है। तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको पता ही होगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन 16 सितंबर को और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है वैश्विक जल की खपत में 2/3 यानी 2/3 से अधिक मानव जनित गतिविधियों में किसमें प्रयोग किया जाता है? ए कृषि में, बी जल विद्युत उत्पादन में, सी उद्योग में, डी घरेलू और नगरपालिका प्रयोग में। तो कृषि के जो उत्पादन में 1 या 2/3 यानी 2/3 जल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन राइट से। प्रश्न नंबर 10 है वायु में गैसीय प्रदूषण क्लोरोफ्लोरो यानी CFC के मानव जनित स्रोत में से कौन एक है? ए सीमेंट उद्योग से नहीं होता, बी उर्वरक उद्योग से नहीं, सी फोम उद्योग से और डी कीटनाशक उद्योग से। साथ ही मैं बता दूं CFC लगभग 3 ही, एक तो आपका रेफ्रिजरेटर, एक एयर कंडीशन और तीसरा फोम उद्योग, इनसे ही ज़्यादा उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 11 है यूजीसी द्वारा वर्ष 2014 में पहचाने गए अधिकतम फर्जी संस्था विश्वविद्यालय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी
दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश, और अभी 2 दिन पहले भी जो एक लिस्ट निकली है फर्जी यूनिवर्सिटी, उसमें भी आज की डेट में ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 12 है यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से किस संस्था को डिग्री अनुदान देने का अधिकार है? ए संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय ये दे सकते हैं। बी विधान के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय, विधान जो किसी भी विधान के या विधानसभा हो तो यह भी जो है डिग्री दे सकते हैं या पढ़ाई करा के उनको डिप्लोमा दे सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय या संस्था नहीं, लेकिन जब भाषा के आधार पर उसको किसी भी संसद या विधान द्वारा स्वीकृति मिल जाती है तब दे सकते हैं, लेकिन जब तक वह भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित है तो नहीं दे सकते। इसका तीसरा नहीं होगा। चौथा, एक संस्था जो विश्वविद्यालय माना जाए या जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, तो इसमें एक, दूसरा और चौथा राइट है और सभी गलत है। प्रश्न नंबर 13 है निम्न में से कौन सा सुशासन का उपकरण है, यानी कि जिससे अच्छा शासन और जनता की अधिक से अधिक पहुँच हो सके? ए सोशल ऑडिट, बी शक्तियों का प्रतिकरण, तीसरा है सिटीजन चार्टर, चौथा है सूचना का अधिकार। तो दोस्तों ये सभी के सभी सुशासन के उपकरण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 जिस किस में है? डी में। प्रश्न नंबर 14 है चक्रवात हुदहुद किस राज्य से टकराया था? ये उस समय की बात है जब 2014 में हुआ था। तो आपको इस समय भी, क्योंकि जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं उसमें एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी लगभग आता ही है। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरला, डी गुजरात। तो उस समय आंध्र प्रदेश में टकराया था। ए आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 है निम्न में से कौन सा रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स नहीं है? ए स्वच्छ हवा, बी ताज़ा पानी, सी उपजाऊ मिट्टी, डी नमक। तो नमक इसमें जो है, हालांकि नमक भी है, लेकिन इसमें आपको यूजीसी नेट में एक बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन कम से कम या अधिक सबसे बेस्ट कौन सा, या उसमें ऐसा कौन सा जो सबसे बेस्ट में नहीं है, उसका आंसर चुनना होगा। तो इसमें डी। प्रश्न नंबर 16 एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का अधिकार निहित है। स्वतंत्रता का अधिकार के तौर पे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सी मानवता का अधिकार और समानता का अधिकार, डी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का में जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में गोपनीयता का अधिकार निहित है। बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 17 निम्न में से कौन सा संगठन शैक्षिक योजना पर क्षमता निर्माण का प्रस्ताव से संबंधित है? एनसीईआरटी, बी यूजीसी, सी नेक, डी यूपा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 18 राष्ट्रपति ने लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी शक्ति है? ए संबंध भेज सकते हैं, बी स्थगन कर सकते हैं, दूसरा तीसरा प्रचार और चौथा विघटन। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा शक्ति है। विघटन की शक्ति राष्ट्रपति नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 19 है संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल अधिकतम नहीं होना चाहिए। ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 4 महीने, डी 100 दिन। तो 6 महीने से ज़्यादा संसद के अंदर 2 जो सत्र होते हैं, यानी सत्र जो चलता है, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 है शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? ए लेक्चर मेथड से, बी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, सी इंडक्टिव मेथड से, डी टेक्स्ट बुक्स मेथड। तो इसमें इंडक्टिव मेथड से छात्रों की भागीदारी संभव है। प्रश्न नंबर 21 है नैदानिक मूल्यांकन का पता लगता है काय से? निर्देशों की शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन से, या निर्देशों के दौरान प्रगति और असफलता सीखने वाले से, तीसरा है सी अंत में निर्देशों की उपलब्धि की डिग्री से, या चौथा है निर्देशों के दौरान लगातार सीखने के समस्या के कारण उपचार से। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है शिक्षक द्वारा निर्देशात्मक सहायक सामग्री का प्रयोग, यानी कि जो टीचिंग एड होते हैं, किसका प्रयोग किया जाता है? ए ग्लोरिश क्लास के लिए, अट्रैक्टिव और स्टूडेंट के लिए, सी है क्लैरिफाई ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, डी है इंश्योर डिसिप्लिन के लिए। तो इसमें सी आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 है शिक्षक का दृष्टिकोण जो शिक्षण से प्रभावित होता है। ए अफेक्टिव डोनेम, बी संज्ञात्मक डोनेम, सी कनेक्टिव डोनेम, डी साइकोमोटर डोनेम। तो इसमें ए आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 24 है शिक्षा मनुष्य में पहले से पूर्ण ही अभिव्यक्त है, जिसके द्वारा कहा गया है, या किसके द्वारा कहा गया? ए M.K. गांधी द्वारा, बी R.N. टैगोर द्वारा, सी रविंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद द्वारा, या डी श्री अरविंदो द्वारा। तो यह
स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का एक निर्धारित स्तर नहीं है? ए मेमोरी स्तर होता है, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, सी रिफ्लेक्टिव होता है, डी डिफरेंटिनेशन या भेदभाव नहीं होता। तो इसका डी आंसर सही होगा। शोध प्रबंधन के मूल तत्व हैं, ए में दिया परिचय, आंकड़ा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिश। बी दिया कार्य सारांश, साहित्य की समीक्षा, डाटा का इकट्ठा करना, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची। सी दिया है अनुसंधान योजना, अनुसंधान, डाटा विश्लेषण और संदर्भ। तो इसमें डी सही है, परिचय, साहित्य की समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। यह सही इसका जो है शोध प्रबंधन के मूल तंत्र है। प्रश्न नंबर 27 है, रिसर्च डिजाइन क्या है? अनुसंधान के संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पे आधारित नहीं है। दूसरा, गुणात्मक या मात्रात्मक तरीके का प्रयोग करने के बीच एक विकल्प। तीसरा है, जिसे शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण एक ग्राफ। डी है, डाटा के संग्रहण और विश्लेषण के हर चरण के लिए एक रूपरेखा। तो डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 28 है, नमूना केस का अर्थ है? एक नमूने का प्रयोग नमूना फ्रेम्स में करना। दूसरा, उन लोगों की पहचान करना जो अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। सी है, शोधकर्ता का संक्षिप्त मामला। डी है, लोग, अखबार, टेलीविज़न कार्यक्रम आदि का नमूना लेना। तो डी इसका सही है। नमूना केस का अर्थ होता है कोई किसी का भी नमूना लेना। प्रश्न 30 है, एक सामाजिक शोध करने की योजना बनाई जाती है तो बेहतर होगा ऑब्जेक्ट को खुले दिमाग से स्वीकार करें। बी है, करने से पहले एक पायलट अध्ययन करें। सी है, विषय पर साहित्य से परिचित हो। डी है, सिद्धांत के बारे में भूल जाओ क्योंकि वह एक बहुत ही व्यवहारिक है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है सब्जेक्ट को खुले दिमाग से स्वीकार करें जब आप एक सामाजिक सोशल रिसर्च कर रहे हों। प्रश्न नंबर 31 है, जब शिक्षाविदों को कुछ विषय पर श्रोताओं को व्याख्यान प्रस्तुत देने के लिए बुलाया जाता है या शैक्षिक प्रगति के विषय में कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ए प्रशिक्षण कार्यक्रम, बी संगोष्ठी, सी कार्यशाला, डी संगोष्ठी। फिर इसमें डबल हो गया है तो बी संगोष्ठी राइट होगा। प्रश्न नंबर 32, मीडिया को किस रूप में जाना जाता है? ए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, सी तीसरा स्तंभ, डी चौथा स्तंभ। तो मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में जानी जाती है। प्रश्न नंबर 33 है, संचार की वह विधि जिसमें एक ही सूचना को एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ता तक भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? समूह संचार, मास कम्युनिकेशन, सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, डी पारस्परिक संचार। तो वह मास कम्युनिकेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 34 है, एक स्मार्ट क्लासरूम एक शिक्षण स्थल है जो कि स्मार्ट पैनल जिसमें टच पैन कंट्रोल सिस्टम हो। यह सही है। दूसरा, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर हो। यह भी सही है। तीसरा, दस्तावेज कैमरा और विशेष सॉफ्टवेयर हो। यह भी सही है। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप टीचिंग नहीं करा पाएंगे। और चौथा है प्रोजेक्ट और स्क्रीन। तो इसमें सभी राइट्स हैं। एक जो स्मार्ट क्लास के लिए ये सब होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। प्रश्न नंबर 35 है, पीत पत्रकारिता शब्द का अर्थ है? आतंक और हिंसा के बारे में सनसनी खबर। बी पाठ को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी और अतिशोक्ति। सी है कला और संस्कृति के बारे में सनसनी खबर। डी है सनसनी समाचार पीले कागज पर छापना। तो पाठ को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी और अतिशोक्ता की खबरें देना। प्रश्न नंबर 36 है, कक्षा में शिक्षक संदेश या शब्दों के रूप में संदेश भेजा जाता है वास्तव में कौन भेजता है इसको? इनकोडर, डिकोडर, एजिटेटर्स या प्रोगापोर्टर। तो इसमें जो डिकोडर यानी कि भेजने वाला डिकोडर होता है, प्राप्त करने वाला इनकोडर होता है। प्रश्न नंबर 37 श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा? ए बी ई डी आई एच एन एम। तो इसी क्रम में जब आप बढ़ेंगे तो टी एस इसका राइट आंसर आएगा। यदि स्ट्रीमर्स को UVTGALDQR के रूप में कोडित किया जाए तो नॉलेज को कोडित क्या होगा? तो जब आप निकालोगे इसको तो इसी क्रम में MPQYLDCEFDI यानी बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 39 है, ए का भाई बी, बी का भाई सी, सी का भाई डी और
ए का पिता ई से डी का क्या संबंध है? तो ए डिडोटर है, डिडोटर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है या सिस्टर है तो डिडोटर इन लॉ। प्रश्न नंबर 40 है, दो संख्याएं के जो अनुपात है 3:5 में है, यदि संख्याओं में 9 घटाया जाता है तो अनुपात 12:33 हो जाता है, तो नंबर कौन सा होगा? तो वह नंबर 33:55 आएगा। प्रश्न नंबर 41, पिता और पुत्र की आयु का योग 27 वर्ष है। 18 वर्ष बाद पिता अपने बेटे से दोगुनी उम्र हो जाएगी। इसमें वर्तमान तो आपको इस प्रकार माना x है, फिर वो बेटा की y है, इसमें जोड़ना है तो निकालेंगे 42 और 12 वर्ष आएगी। प्रश्न नंबर 42 है, डिजिटल शक्तिकरण का मतलब है? ए सार्वभौमिक अंक साक्षरता, बी दूसरा ऑप्शन है सभी डिजिटल संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच, तीसरा है सहभागी शासन के लिए सहयोगात्मक डिजिटल मंच और चौथा है क्लाउड के माध्यम से व्यक्तियों के लिए सभी अधिकारों की संभावना। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी है। डिजिटल शक्तिकरण के में यह सब करने होंगे, सबको सार्वभौमिक अंक साक्षरता करानी होगी, डिजिटल संस्थानों सार्वभौमिक पहुंच पर होनी होगी, यानी कि सभी आएगा। तो इसका डी आंसर। प्रश्न नंबर 43 है, श्रृंखला में अगला शब्द क्या आएगा? 2, 7, 28, 63, 126। तो इसमें अगला शब्द जो आएगा आपका 215 अंक आएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर जो है गद्यांश दिया जिसमें 44 से लेकर 48 तक गद्यांश पे है, यानी कि पैराग्राफ के हैं। राजनीति के लिए साहित्य अरुचि, हालांकि साहित्य प्रतिनिधि के विषय के रूप में अपने में राजनीति के बड़े पैमाने पर भिगोनी प्रथा पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाता है कि अक्सर साहित्य में कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात प्रतिनिधित्व। एक राजनीतिक उपन्यास अक्सर केवल राजनीति के बारे में एक उपन्यास नहीं बल्कि अपनी खुद की राजनीति के साथ एक उपन्यास बन जाता है, क्योंकि यह न केवल हमें यह दिखाना चाहता है कि चीज़ें कैसे हैं, लेकिन चीज़ों के बारे में काफ़ी निश्चित विचार है और ठीक क्या है। चीज़ों को उस वांछित दिशा में ले जाने के लिए चाहता है। यह अक्सर केवल बहुत परिचित वाक्यों में साहित्य नहीं बल्कि विचार है। यह साहित्य ही बहुत ही भावनाओं का उल्लंघन करने के लिए कहा जाता है, जो दुनिया की हमारी समझ और हमारी सहानुभूति की सीमा को व्यापक बनाने के बजाय उन्हें पक्षपातपूर्ण प्रतिबिंबित करने के माध्यम से संकीर्ण करने के लिए है। जैसे कि जॉन किंडर्स ने कहा, हेट हम कविताओं से नफरत करते हैं जो ऊपर एक आकर्षक डिजाइन में है। प्रश्न नंबर 44 में अपनी प्रकृति में से राजनीति का निर्माण होता है। प्रचालित राजनीतिक स्थिति से, विचार और विचारधारा से, सी राजनीतिक प्रचार से और डी मानव प्रकृति की समझ से। तो राजनीतिक प्रचार से होता है। प्रश्न नंबर 45 है, साहित्य से संबंधित है। राजनीति में मानव अनुभव, बी बौद्धिक सार, सी सूक्ष्म और खाली विचार, डी है मानव जीवन की वास्तविकता को महसूस किया। तो मानव जीवन की वास्तविकता को महसूस किया, साहित्य इससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 46 है, उपन्यासकार मैरी कार्टी, या इसमें नाम नहीं आया क्योंकि पैराग्राफ का छोटा, रिवर्स के अवलोकन से क्या पता चलता है? ए अनदेखी ने उपन्यास में आज के विचारों को महसूस किया। राजनीतिक विचारों और उपन्यासकारों का अंत आत्मा की आवाज़, सी विचार उपन्यास के विचार संगता, डी अंतविहीन विचार उपन्यास। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 47 है, एक राजनीतिक उपन्यास अक्सर होता है। राजनीति के लिए साहित्य अरुचि, बी राजनीति का साहित्य प्रतिनिधित्व, सी है अपनी राजनीति के साथ उपन्यास और डी राजनीति के नकली उपन्यास, राजनीति के नकली अभ्यास का चित्रण, यानी कि इसमें सी ऑप्शन राइट है। एक मिनट तो ये माइक जो है ओके। नेक्स्ट है 48, एक राजनीतिक उपन्यास से पता चलता है। टिंग्स की वास्तविकता, बी लेखक की धारणा, सी पाठकों की विशेष विचारधारा, डी साहित्य की आत्मा। तो लेखक की धारणा का पता चलता है। प्रश्न नंबर 49 है,
योद्धा तलवार से संबंधित है, बढ़ई अरी से संबंधित है, किसान हल से संबंधित है। उसी प्रकार लेखक किससे संबंधित होगा? किताब से, प्रसिद्धि से, पाठक से, पेन से। तो लेखक का संबंध इस प्रकार होगा पेन से। प्रश्न नंबर 51 है, एक आदमी को एक औरत की तुलना में समझदार होने के लिए खुद को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर वह एक बेहतर शिक्षा का लाभ उठाता है तो वह एक आदमी को पीठ पर साहस का दावा नहीं करना चाहिए जब उसके हाथ बंधे थे। यानी कि इसमें कहा गया है एक व्यक्ति जो है अपने को एक लेडीज या औरत से बेहतर मानता है, दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति बंधा है और पीटने वाला अपने को ज़्यादा बलवान समझता है तो उसको बेहतर नहीं समझना चाहिए। यह जो है एक तरह का एनालॉजिकल, जिसको सहसंबंधात्मक तर्क बोला जाता होता है। तो इसमें दिया है डिडक्टिव एग्रीमेंट है, हाइपोथेसिकल एग्रीमेंट है, एनालॉजिकल एग्रीमेंट है या फैक्चुअल है। तो इसमें सी आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से डरते हैं? इसका खंडन किया जाता है। तो यह इसका उल्टा आपको ढूंढना है, बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से डरते हैं। तो कुछ बुद्धिमान लोग मौत से डरते हैं, सभी बुद्धिमान लोग मृत्यु से डरते हैं। सी, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। डी, कुछ बुद्धिमान लोग मृत्यु से नहीं डरते। तो जिसमें क्या है, विपरीत शब्द है, बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही, तो सभी बुद्धिमान लोग मृत्यु से डरते हैं। बी ऑप्शन सही आएगा। प्रश्न नंबर 43 है, जब प्रस्तावों के समूह में एक प्रस्ताव को दूसरे के अनुसरण करने का दावा किया जाता है तो उस प्रस्ताव के समूह को कहा जाता है एक तर्क, एक वैध तर्क, एक स्पष्टीकरण, एक अमान्य तर्क। तो उसको एक तर्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, नमिता और समिता ब्रिलियंट और अध्ययनशील है, अनीता और करवी आज्ञाकारी और इरेगुलर है, और बबीता और नमिता इरेगुलर लेकिन ब्रिलियंट है। समिता और कविता नियमित और आज्ञाकारी हैं, इनमें कौन शानदार यानी कि ब्रिलियंट, आज्ञाकारी और नियमित और अध्ययनशील हैं? तो केवल समिता आएगी। इसमें आपको पहले ऊपर लिख लेना है क्वालिटी, जैसे मान लिया अध्ययनशील है, ब्रिलियंट है, उसके बाद जैसे जैसे नाम है आप नाम लिखते जाना, तो इसमें केवल समिता आएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी दबा लें। ये मेरी वेबसाइट है, आपको यहाँ पर जो है इस तरह के सेट पढ़ने के लिए यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। और 2006 से लेकर 2019 तक के अगर आपको ई बुक चाहिए तो मैंने इसी तरह का एक ई बुक भी बनाया है, जिसको आप अमेजन या इंस्टामोजो से ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।